शुक्रिया जनाब स्पीकर। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हिज़्ब इख्तलाफ के मेंबरान ने अपने कट मोशंस के जरिए अपना नुक्ता नज़र बयान किया और मैं उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था और जो नुक्ते वो उठा रहे थे उनके नोट्स भी ले रहा था। उन्होंने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का जिक्र किया, उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने फैटफ का बात की, उन्होंने कैनेडियन एक हादसे का जिक्र किया, उन्होंने ट्रेड की बात की, उन्होंने सी पैक पर अपनी तवज्जो हमारी मबजूल कराई, उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात पर निशानदही की, चीन के साथ ताल्लुकात में जो गर्म जोशी नहीं रही उनकी तरफ इशारा किया, अफगानिस्तान पर अपने ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन ऑफिस का जिक्र किया, उन्होंने जो नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलाइनमेंट्स हो रही हैं उसका तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी कामयाब वो होती है जिसका फ़ायदा लोगों को पहुंचता है। ये सब नुक्ते बहुत मुफीद हैं मेरी रहनुमाई के लिए। जनाब वाला, मैं आगाज़ में ये कहना चाहता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ इन नुक्तों का और मेरी ये कोशिश रही है और हर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला अस्सलाह हय्य अला अस्सलाह हय्य अला الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جی شاہ محمود قریشی صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا اذان سے پہلے کہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ فورن پالیسی پر ایک بائی پارٹیزن اپروچ اڈاپٹ کی جائے، کیونکہ فورن پالیسی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایک حکومت تک محدود نہیں ہوتے، اس کے اثرات اور اس کی امپلیکیشنز دورست ہوتی ہیں۔ جناب والا، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے آغازی میں کہ یہاں میرے ایک فاضل دوست جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، وہ خارجہ امور پر اتنی مہارت سے بات کر رہے تھے اور غالباً بھول گئے کہ 4 سال ان کو وزیر خارجہ نہ مل سکا۔ 4 سال کی تلاش کے باوجود وہ وزیر خارجہ تلاش نہ کر سکے اور آج مہارت سے وہ بات کر رہے تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر۔ جناب والا، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی ہماری دوسری بڑی جماعت ہے، ان کی بھی یہاں قیادت تشریف فرما ہے اور انہوں نے بھی کامنٹری کی ہے اور انہوں نے عمران خان کے جملے پر تذکرہ کیا کہ عمران خان نے پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کے بارے میں کیا کہہ دیا، نہ جانتے ہوئے کہ ان کی اپنی قیادت، ان کے اپنے چیئرمین نے جب کہا تھا نو فرسٹ یوز، اس نے پاکستان کے نیوکلیئر ڈاکٹرن کو انڈرمائن کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کو اگر دھچکا لگا تھا تو اس جملے سے لگا تھا۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت کو تسلیم کیجئے۔ میں حیران ہوں، ایک محترمہ میری صاحبہ نے فرام خیرپور، انہوں نے فرمایا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب
बोला करते थे तो उनकी आवाज गूंजती थी। बिल्कुल हम एहतराम करते हैं, हम एहतराम करते हैं। किसी फाजिल शख्सियत का, किसी काबिल शख्सियत का एहतराम लाजिम है। पर मैं हैरान होता हूं कि आज जिसकी आवाज गूंजती थी उसके जाननशीनों के पांव कांपते क्यों हैं आज खारजा मुल्क पर। और आज मैं नहीं आज सुन लीजिए, मैं नहीं, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, उनके जानशीनों के बारे में, जो उस कुर्सी पे आके बैठे, जिस कुर्सी पे जुल्फिकार अली भुट्टो बैठा करता था, आज उसके जानशीन वो हैं जिनके बारे में विकीलीक्स कहती है कि वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे। जनाब वाला, अब मैं अर्ज करता हूं, यहां मैंने बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनी। जी शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब वाला, यहां जिक्र किया गया कि पाकिस्तान आज इन्हें तन्हाई का शिकार दिखाई देता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान अगर वो पिछले 5 साल की फॉरेन पॉलिसी और उसके खदोखाल जारी रहते तो खुदा न खास्ता हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की अव्वलीन कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेला जाए, लेकिन आज मुझे कहते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान की वो पॉलिसी नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है, पाकिस्तान इज एंगेज्ड, पाकिस्तान यूरोप के साथ एंगेज है, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के साथ एंगेज है, पाकिस्तान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ एंगेज है, और पाकिस्तान जो दुनिया की अहम जो कुव्वतें हैं, चाहे वो अमेरिका है या रूस है, उसके साथ इंगेज नहीं। रूस के साथ तो खातिर खा ताल्लुकात में एक बेहतरी दिखाई दे रही है। जनाब वाला, यहां अफगानिस्तान का एक फाजिल दोस्त ने जिक्र किया, अपनी तशवीश का इजहार किया, उनका हक है, जरूर कीजिए, लेकिन मैं ये अर्ज करता चलूं कि आज अल्लाह के फजलो करम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब की सरबराही में जो हमने हिकमत अमली अपनाई है अफगानिस्तान पर, उसकी पूरी दुनिया मुतरिफ है। आज वो जो पाकिस्तान पर उंगलियां उठाया करते थे, आज वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और ये कितना ड्रामेटिक शिफ्ट है, ये इतनी बड़ी एक ड्रामेटिक शिफ्ट है जिसका कि मैं समझता हूं कि जुमला उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि एक माइंडसेट का शिफ्ट है जो हमने आपके सामने करके दिखाया है। एक दोस्त ने कहा कि ईरान के बारे में तस्करा हुआ, आपके इल्म में है कि चंद साल पहले ईरान के साथ तो बॉर्डर स्कर्मिशेस हो रहे थे, और आज अल्लाह के फजल करम से इस हुकूमत में ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स के मुआहदे हो रहे हैं। ये फर्क है। जनाब वाला, यहां जिक्र किया गया कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी ने नहीं, बसद एहतराम उससे उस राय से इख्तलाफ करने का हक रखता हूं। मैं समझता हूं कि चीन के साथ हमेशा से हमारी दोस्ती अच्छी रही है और सब जमातों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है, लेकिन खुदा के फजलो करम से चीन के साथ जितनी हमारी दोस्ती आज मुस्तहकम है वो कभी ना थी, और उस पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। और राय हो सकती है आपकी, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर चीन के बाद सीपेक का भी जिक्र किया गया, अगर उनको तशवीश होती तो क्या वो फेज 2 का मुआहदा आपके साथ करते? हरगिज ना करते। अगर उनको आपके साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू अरारजू ना होती तो इसी चीन की हुकूमत ने इस हुकूमत के साथ एक नया FTA एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, आप उसका मुताला कर लीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीन की मौजूदा क़यादत जो है वो पाकिस्तान के साथ किस नौइयत के ताल्लुकात
स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इस्तार करने का इरादा रखती है और उसकी इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो उसका अमली नमूना आपके सामने बहुत जल्द पेश हो जाएगा जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद पाकिस्तान आके और खुदा करेगा इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे। जनाब वाला, यहां जिक्र किया गया, एक फाजिल दोस्त ने कहा सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ जिक्र किया, हवाला दिया। मैं हैरान हूं कि ताल्लुकात को मिसहैंडल करने वाले आज हमें दर्श दे रहे हैं। आपको याद होगा जनाब स्पीकर, आपको तो यकीनन याद है डॉक्टर साहिबा कि जब यमन के मामले में इस हुकूमत ने फाजिल यूएई के साथ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को इमरान खान साहब की क़यादत में अल्लाह ताला ने वो मौका इनायत किया कि हम इन दोनों अपने करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात दोबारा इस्तेमाल करने में कामयाब हुए। और आज हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी है कि ये मांगते रहे उनको डेफर्ड ऑयल पेमेंट की उनकी बात कामयाब ना हुई और इमरान खान साहब डेफर्ड ऑयल पेमेंट पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए लेकर आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट लेकर आए। यूएई के साथ जो एक नई हमारी बात चल रही है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड द बैलेंस ऑफ सपोर्ट पेमेंट दे हैव गिवन अस, वो भी आपके इल्म में है। जनाब वाला, मैं हैरान हूं, बात करते हैं कि हमारी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही। मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, आप जरा उस मुआहदे को, उस एग्रीमेंट का मुताला कर लीजिए जिसके जरिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेटर के साथ उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। अगर ताल्लुकात में ये गर्मजोशी ना होती तो ये नए मुआहदे क्यों होते? अगर ताल्लुकात में ये गर्मजोशी ना होती तो जो हमारे कन्विक्टेड पर्सन थे जिनकी सजाएं हो गई थी उनकी रिलीज कैसे होती, जो वहां सैकड़ों की तादाद में घर लौट कर आए हैं। जनाब वाला, मैं हैरान हूं, ये बात करते हैं हमारे मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात के बारे में इन्हें शक व शुबा हो जाता है। अगर हमारे उस दुनिया के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी न होती तो मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने जो आपने किया 2015 में वो कौम ने देख लिया, और इस हुकूमत ने कतर के साथ जो नया मुआहदा किया जिससे एलएनजी की कीमत में 31% कमी की है, ये गर्मजोशी के बगैर हो गई, ये ताल्लुकात के बगैर हो गई। जनाब वाला, ताल्लुकात की बात करते हैं, वो बात करते हैं जो 2011 से लेकर आज तक कुवैत के साथ जो पाकिस्तानियों की वीजों की पाबंदी थी उसको ना हटा सके, वो वीजे उठे और पाबंदी उठी तो आज उठी, और ताल्लुकात का अफसाना हमें ये सुनाते हैं। जनाब वाला, मैं अर्ज करता चलूं, अल्लाह के फजल करम से आज हमारे ताल्लुकात में जो एक नई गर्मजोशी पैदा हुई है बहरीन के साथ अभी डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस पर हमने मुआहदा किया है। मिस्र के साथ भूल जाते हैं जब ये ताल्लुकात इनके बयानात से और इनकी हिकमत अमली से इतने कशीदा हो गए कि मिस्र जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात थे उनमें सर्द मोहरी आई। अल्लाह के फजलो करम से सर्द मोहरी आज टूटी है और मैं कायरो गया हूं और अल्लाह के फजलो करम से जो वहां मुझे पजीराई मिली है और अनकरीब जो मिस्र के वजीर खारजा यहां आने वाले हैं तो कौम देखेगी कि वो क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। और ये मुस्लिम उम्मा के साथ बात करते हैं। मैं हैरान हूं, इतना अरसा हुकूमत में रहे,
میں ہاؤس کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں میں ابھی عراق سے ہو کر آ رہا ہوں. I was shocked to hear that the last visit of the Pakistani foreign minister to Iraq was 39 years ago. And this is a fact. اب جناب والا ہمیں درس دیتے ہیں آئسولیشن کا. میں آج کہتا ہوں کہ آج یہ حکومت ہے جس کو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ جانتی ہے کہ دی کانٹیننٹ فار ٹمورو از افریقہ with 54 countries, with over 1 billion population, with a huge market. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک نئی انگیج افریقہ پالیسی جو ہے اس کو اپنائی ہے. اور نہ صرف اپنایا ہے, ہم نے نئے 5 مشنز کھولنے کا اس 2 سالوں میں فیصلہ کیا ہے اور 2 مشنز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور نہ صرف یہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کی بات کی گئی تو یس مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ the Foreign Office organized in collaboration with the Ministry of Commerce the first ever trade and investment conference in Africa in Nairobi, and the impact was in 1 year. Mr. Speaker, I want to be on record, in 1 year the Pakistani exports to the African continent have grown by 7%. I'm talking of facts. یہ تو لفاظی کی بات ہو رہی ہے, یہ تو جملے بازی ہو رہی ہے. سیاست تو ہم سب کرتے ہیں, ہم سب سیاستدان ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھنا چاہ رہا ہوں. جناب والا میں عرض کرتا چلوں, یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اور ڈپلومیٹک آئسولیشن کی, تو میں اس ہاؤس کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ یورپین یونین کے ساتھ جو ابھی اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان سائن ہوا ہے اس کی تاریخ ہے آپ کی اطلاع کے لیے 25 جون 2019. یہ دور غالباً نہ پیپلز پارٹی کا ہے, نہ نون لیگ کا ہے, تحریک انصاف کے دور میں یہ اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان ہوا ہے. فیڈریکا موگرینی کے ساتھ میں دستخط کر کے آیا ہوں برسلز میں, اور آپ کہتے ہیں آئسولیشن. یورپ نے آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے میں, اور پرسوں میں آ رہا ہوں انطالیہ کی ڈپلومیسی فورم سے, جہاں جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں جوزف بوریل, وہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ برسلز آئیں اور ہم ان کے ساتھ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امیڈیٹ ورکنگ وزٹ کی انہوں نے دعوت دی ہے. اسے آئسولیشن کہتے ہیں, اسے آئسولیشن نہیں کہتے. جناب والا بات وہ کرتے ہیں جن کے دور میں کوشش اور جتن کرنے کے باوجود ایک امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکرٹری سے مل کے آتے تھے تو شادیانے بجاتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے آج حالات اس سے بہت مختلف ہیں اور آج ایٹ دا ہائیسٹ لیول پاکستان کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے. جناب والا میں عرض کرتا چلوں یہاں کہ آئسولیشن جو جی ایس پی پلس کا معاہدہ تھا پہلے ہوا تھا, اس کی تجدید ہونی تھی from 2019 to 21, وہ کب ہوئی؟ وہ اب ہوئی. ہم نے کی, اس حکومت نے کی. اور برطانیہ جس نے بریکسٹ کے بعد یورپین یونین سے علیحدگی اختیار کی, اس کے ساتھ ایک نئی اگریمنٹ, ایک نئی کنسیشنری اگریمنٹ کس نے کی؟ ہم نے کی. اب کی کن ٹرمز پہ کی؟ جی ایس پی پلس ٹرمز پہ کی. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہوا میں نہیں ہوا, یہ حقائق ہیں جن حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. جناب والا ڈائریکشن کی بات کی گئی تو میں آج کرتا چلوں, یس the government of Pakistan Tehreek Insaf under the leadership of Prime Minister Imran Khan has taken a big decision. اور وہ جو فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں نا فورن پالیسی پیپل سینٹرک ہونی چاہیے. یس آئی ایگری ود دیٹ, اٹ شوڈ بی پیپل سینٹرک. اور اس پیپل سینٹرک فورن پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے وی ہیو شفٹڈ آور فوکس فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس. Why have we done that? We have done that, Mr. Speaker, because we feel that Pakistan requires economic security. اور economic security کے لیے ہمیں peace چاہیے.
हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें रीजनल ट्रेड में ग्रोथ चाहिए। इसलिए हमने उस फोकस का, उस जाविये को, हमने उसकी सिमत को दुरुस्त करने की कोशिश की है ताकि हम अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सके। जनाबे वाला, आप जानते हैं कंगाल कौम और जो IMF के सामने हाथ फैला रही हो जी, जो ऑन अ डोल हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी को अहमियत वो नहीं दी जाती। अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपने मुल्क को वजन देना चाहते हैं, अहमियत देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होना होगा, पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम होना होगा। तब दुनिया आप पर तवज्जो देगी, तब दुनिया आपकी बात गौर से सुनेगी और इंशाअल्लाह हम उसकी तरफ, उस सिमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जनाबे वाला, आज अल्लाह के फजल और करम से हमें मईशत का ताना वो देते हैं जिनके जमाने में, जब अगस्त 18 में यह हुकूमत मार्ज़े वजूद में आती है, मैं नहीं, जितने पाकिस्तान के माहिरीन हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं ऑल आर मैक्रो इंडिकेटर्स वर पॉइंटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन टुडे व्हाट आर दे सेइंग? नेगोशिएशंस द फाइनेंस मिनिस्टर की ऑनगोइंग है, बट even today the IMF has said that we consider Pakistan's economic position stable. That's a big commentary. And that is a recognition that Pakistan has moved from stabilization and inshallah with this budget from stabilization to growth. And the first indicator of the shift of gear is 3.934%, almost 4% of GDP growth. That's a reflection of the direction of our economy. And foreign policy of Pakistan, the finance minister knows, will be completely supporting the financial objectives and direction of the government of Pakistan. And that is why I have stressed, and I am trying to educate the Foreign Office on the importance of economic diplomacy. How important. And I keep telling them, economic diplomacy is not exports and imports. It's a larger concept. And understand that concept and how the Foreign Office can put in an effort to promote a trade and investment, to restore the confidence. यहाँ बात की गई कि वजीर आजम ने नाराजगी का इजहार कर दिया, तज़हीक कर दी। नहीं, वजीर आजम ने किसी की तज़हीक नहीं की। वजीर आजम ने ये कहा कि आप मत भूलिए उन मौसनों को जो पाकिस्तान के लिए ज़र्रे मुबादला कमाते हैं और पाकिस्तान को ज़र्रे मुबादला भेजते हैं। आज रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान को हासिल हुई है और इंशाअल्लाह इस साल के माली इख्तिताम पर 24% जो रेमिटेंस की ग्रोथ हुई है, ये कैसे हुई है? ये एतमाद के फुकदान से हो नहीं सकती। ये एक बेहतर हिकमत अमली का आईना है, ये उसका अमली नमूना है जो ऐसा हुआ है। ये आज ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद है इस हुकूमत पर, इस क़यादत पर, इसकी पॉलिसीज पर, जिसकी वजह से आपको ये रेमिटेंस की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और वो ये कह रहे हैं, ये हमारा असासा है, ये हमारा असासा है और हमने इस असासे की हिफाजत करनी है। हकारत से पेश ना आओ, उनके मैले कपड़े देख के तज़हीक मत करो। हाँ, बड़ा बिल्कुल इस मुल्क में तबका है जो बड़े सूट बूट पहनकर मुल्क को लूट कर पैसा बाहर बेचता है और वो फटे हुए कपड़े वाले जूती मजदूरी करके कमा के पैसा यहां बेचते हैं। इमरान खान की नजर में वो पाकिस्तानी अहमियत की काबिल है, इज्जत के काबिल है, जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ा रहा है। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, मैं नहीं तफसील में जाना चाहता। वजीर खजाना बैठे हैं, वो पहले कह चुके हैं कि रिसोर्स गैप क्या था जब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। 20 अरब रुपए का, 20 अरब डॉलर का, इतना नहीं, इतना बड़ा गैप छोड़ के कौन गया था? इमरान खान नहीं, वो तो प्लग कर रहा है, वो तो तिनके जुड़कर
इस घोंसले को फिर आबाद करने की कोशिश कर रहा है। जनाब वाला, आज मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है बहैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के कि 17 साल के बाद वो मुल्क जो सिस्कियां ले रहा था, आज 17 साल के बाद वो करंट अकाउंट उसका सरप्लस दिखाई दे रहा है आफ्टर 17 years, और ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है। Mr. Speaker, and keeping these objectives in view, I have directed the missions of Pakistan and the foreign offices of Pakistan to facilitate the Roshan digital account. And in the last 6 months, 160,000 accounts have been opened and $1.3 billion have been remitted to Pakistan through this new financial instrument. Who has created this instrument? Nobody thought of that. The Pakistan Tehreek-e-Insaf government has thought of that, and it is now paying dividends. Janabe wala, liberalized visa किसने किया? Visa और ये आज बिजनेसमैन को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये ई वीजा पॉलिसी कौन लेकर आया? आप लेकर आए। आपको तो अल्लाह के फजल से बारी बारी यक नशद दो मौके मिले जो है ऊपर नीचे हुकूमतों के, लेकिन अल्लाह के फजल से ये एजाज अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया। Today we are engaging through virtual conferences with our missions abroad and telling them how to promote economic diplomacy. जनाब वाला, मैं आगे आता हूं। कश्मीर का जिक्र किया गया। कश्मीर का जिक्र तो ये ऐसे करते हैं, इस तसलसल से करते हैं कि कश्मीर इस खित्ते के नक्शे में पिछले 3 साल से नमूदार हुआ है। उससे पहले कश्मीर नक्शे पे दिखाई नहीं देता था। मैं आज ये बरमला कहना चाहता हूं, अल्लाह के फजल करम से आप उठा ले। मैं दावे से कहता हूं रिकॉर्ड मंगा ले। अक़वाम मुत्तहिदा में नवाज शरीफ साहब भी गए, उनकी तकरीरों को मंगा ले। जरदारी साहब भी गए, उनकी तकरीर को मंगा ले। और इमरान खान की तकरीर को मंगा ले और कौम मवाज़ना कर ले। कश्मीर का मुकदमा किसने लड़ा? इमरान ने लड़ा, जरदारी ने लड़ा, नवाज शरीफ ने लड़ा। बात करते हैं कश्मीर के ठेकेदार ये बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे कश्मीर के ठेकेदार। इनमें दम खमी नहीं है कश्मीर की ठेकेदारी करने का, इनमें वो हौसला ही नहीं है, इनमें वो सकत ही नहीं है कि कश्मीर की बात करें। कश्मीर की बात वो करेगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में होगा, जिसकी जेब में कोई गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं होगा। कश्मीर की बात वो करेगा जिसके लंदन में अपार्टमेंट्स नहीं, जिसके स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे, वो कश्मीर की बात करेगा। जहां बात करते हैं कश्मीर की बात करते हैं। जनाबे वाला, आज जो जिक्र नहीं करते थे, पूरी दास्तान में कश्मीर का जिक्र नहीं करते थे, उनकी तवज्जो मैं मबजूल कराना चाहता हूं कि खुदा के फजल करम से दहाइयों के बाद अगर इस मसले को इंटरनेशनलाइज किया है तो इमरान खान ने किया है। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसका असली चेहरा बेनकाब किया है, हिंदुत्व का फलसफा दुनिया को बताया है और आरएसएस की सोच जो उन पर गालिब आ चुकी है और सेकुलर इंडिया जो आज दफन होता दिखाई दे रहा है, उसको अगर किसी ने बेनकाब किया है तो उस शख्सियत का नाम ऊंचा नहीं लेना, हल्के से कह देना इमरान खान। बात निकल जाएगी। मैं नहीं चाहता, बात निकलनी नहीं चाहिए। घर की बात घर में रहे, बात ऊंची नहीं करनी, ऊंचा नाम नहीं लेना सर। मैं एसपी साहब को भी इजाजत नहीं दूंगा कि नाम ऊपर ले। अब जनाब वाला बात करते हैं कश्मीर की। 3 दफा सलामती काउंसिल में कश्मीर का जिक्र हुआ, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कश्मीर का जिक्र हुआ और फिर कहा गया ओआईसी। मैं आपकी खिदमत में नियामे का वो ओआईसी का फॉरेन मिनिस्टर्स का मुत्तफिका रेजोल्यूशन पढ़ते हूँगा, आपकी खिदमत में पेश करने को तैयार हूं, जिसपे कश्मीर पर ओआईसी के वज़ीर खारजा ने मुत्तफिका एक ठोस मौक़िफ़ लिया है। और अगर आपको कोई डेट की दिक्कत हो तो मैं बताता हूं, इट वॉज नवंबर 2020। ये अर्ज कर रहा हूं, पुरानी बात नहीं कर रहा,
इस दौर की बात कर रहा हूं। आज बात करते हैं कश्मीर की। हजूर वाला, जो कश्मीर में अट्रॉसिटीज हो रही हैं, जो जबर और जुल्म हो रहा है, उस पर जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट आई है, जिसने हिंदुस्तान के चेहरे को बेनकाब किया है, वो किस सन में आई है? वो 2018 में आई है, 2019 में आई है, इस दौर में आई है। आपके दौर में क्यों ना आई? आपके दौर में क्यों ना आई? आप बात करते हैं कश्मीर का दर्द की बात करते हैं, और आज सितम जरीफी देखें और कहते हैं कि दुनिया, हम तो जो कहते हैं हमारी पॉलिसी तसलसल से अपनी जगह कायम है, हम डगमगाए नहीं, हम डगमगाए नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हुर्रियत की क़यादत भी अपने फलसफे पर कायम है। वो खुद इरादियत की बात कर रहे हैं, वो सलामती काउंसिल की करारदादों की बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? पाकिस्तान में आके, इस्लामाबाद में आके, दफ्तर खारजा में आके अगर यूएन चार्टर की बात करता है, सलामती काउंसिल की बात करता है, तो पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ खड़े होके अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल करता है, प्रेसिडेंट जनरल असेंबली करता है। क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर की बात, कश्मीर का आईना हमें दिखाते हैं, कश्मीर का बोर्ड भी चुराते हैं और आईना भी दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? छोड़िए आप जनाबे वाला, मैं आगे चलना चाहता हूं, मैं आगे चलना चाहता हूं और ये कहता चलूं कि अल्लाह के फजल से करम से अब देखिए, हालात इतने बदले हैं कि वो लोग जो दिल्ली की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जो बैठकों में बैठा करते थे, जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाया करते थे, जो कट्ठे झूला झूला करते थे, हाँ, आज कैफियत ये है, आज कैफियत ये है कि वो नरेंद्र मोदी उनको दिल्ली बुलाता है बैठक में और बोर्ड भी चुराते हैं और आईना भी दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? छोड़िए आप जनाबे वाला, मैं आगे चलना चाहता हूं, मैं आगे चलना चाहता हूं और ये कहता चलूं कि अल्लाह के फजल से करम से अब देखिए, हालात इतने बदले हैं कि वो लोग जो दिल्ली की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जो बैठकों में बैठा करते थे, जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाया करते थे, जो कट्ठे झूला झूला करते थे, हाँ, आज कैफियत ये है, आज कैफियत ये है कि वो नरेंद्र मोदी उनको दिल्ली बुलाता है बैठक में, और मसला भी आप और मेरी उम्र से पुराना है, लेकिन जनाबे वाला, इसी हाउस में, ये हाउस गवाह है, ये हाउस गवाह है। आपने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे देखकर कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर, दिस पार्लियामेंट एक्सपेक्ट्स यू टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो मैं आज कह रहा हूं कि अल्लाह के फजल करम से मैंने इस पार्लियामेंट की करारदाद की पास रखी, एंड आई लेड फ्रॉम द फ्रंट। I went to Turkey. I took the Palestinian foreign minister along with me. I took the Tunisian foreign minister, and a night before the General Assembly, I collected all the foreign ministers. I collected all the foreign ministers available in New York at the Pakistan House in New York, and we drew a strategy. And our strategy was immediate cessation of hostilities. Our strategy was an immediate ceasefire. तो अल्लाह के फजल करम से आज फलस्तीन कह रहा है, फलस्तीन का वजीर खारजा शुक्रिया करता है पाकिस्तान की कौम का कि पाकिस्तानी कौम ने आज गजा की बमबारी, जब गजा की बमबारी हो रही थी, तब मस्जिद अक्सा 27वीं की रात को मस्जिद अक्सा पर जब जो इस्राएली कुव्वतें, जो फोर्सेस हैं, जो हमला कर रही थी, तो मैंने तो अब तालपुर साहब ना घबराओ, बैठ जाए, ना घबराए, परेशान ना हो, मैं ये पूछना चाहता हूं जनाबे वाला, जब गजा पर बमबारी हो रही थी, जब वेस्ट बैंक पर बमबारी हो रही थी, तब अल-अक्सा पे हमला हो रहा था, तो इमरान खान तो बोल रहा था, मुझे बिलावल का बयान तो सुनाई नहीं दिया। किधर था? एक बयान नहीं दिया। क्यों? कहीं कोई नाराज ना हो जाए। हाय, नाराजगी नहीं बोल सकता। हमने हजार फर्क ये है कि इनकी जमात की नजरें वहां लगी है इक्तदार के लिए जहां हमेशा लगाते हैं, और मेरी जमात की नजरें
اس مدینے کی طرف لگی ہے جس کی ریاست کا تصور لے کر وہ آئی ہے. یہ فرق ہے. اور پھر بات کرتے ہیں کہ نئی جدت کیا ہے. میں بتاتا ہوں جناب والا، اس حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک نئی سینٹرلیشن پالیسی کا اجرا کیا ہے. لگتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چبن ہو رہی ہے کہیں کہیں، ہلکی. آپ تشریف رکھیں پلیز. میں نے تو کہا تھا، میں نے اسپیکر صاحب کہا تھا کہ مجھے وقت چاہیے کم از کم اتنا جتنا شہباز شریف کو دیا تھا، 2.5 دن. مجھے 2.5 دن چاہیے کیونکہ I have so much to say on foreign policy. I need at least 2.5 days. I need at least 2.5 days. So be patient. Be patient. Address the chair, sir. Address the chair. جناب والا. Please no cross talk, please. No, sir. Please wind up, please. میں وائنڈنگ اپ سر. مجھے پتا ہے حوصلے پست ہو رہے ہیں. جب ہوتا ہے نا سر، جب آخری اوور پہ کھلاڑی وکٹیں گر چکی ہوں، شکست نظر آ رہی ہو تو ایسا ہی تباہ ہوتا ہے. ایسا ہی تباہ ہوتا ہے جو آج دکھائی دے رہا ہے. مجھے پرواہ نہیں. لیکن جناب والا، I'm talking of the new vision. I'm talking of the new vision for Central Asia. Why? Because Pakistan and the Prime Minister of Pakistan is advocating a policy of regional connectivity. And when we are talking of regional connectivity, what are we talking about? What do we have in our mind? What are we conceiving? We have a number of projects that we've conceived for the betterment of the people of Pakistan. As the former foreign minister, who's now left the House, said, the foreign policy has to be people-centric. What are we looking at? One, we are looking at, Mr. Speaker, a new transnational railway connecting Uzbekistan via Afghanistan to Pakistan for a trade route into Central Asia. We are talking of, and we have operationalized the second phase of CASA 1000. This is a 113-kilometer electricity transmission line, جس کے ساتھ یہ ملک میں جو مہنگی بجلی کے سودے کر گئے تھے تاکہ لوگوں کو سستی بجلی دستیاب ہو جائے، پن بجلی. اور یہ جو عذاب ہے، اس سے قوم کو نجات ملے. So we are talking about please no new cross talk. energy corridor. We are talking about we have a new vision. ہمارے نئے پاکستان کا ایک نیا تصور ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کا تصور ہے، اور وہ نیا پاکستان کے جو نئے تقاضے ہیں اس کے عین مطابق ہے، اور اس سے گروتھ ہوگی، اس سے جاب کریشن ہوگی. بلوچستان کا میرے بھائی نے ذکر کیا، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان انشاءاللہ، تاریخ اس بات کی گواہ رہے گا، تاریخ مورخ لکھے گا کہ جب انشاءاللہ بلوچستان میں خوشحالی آئے گی تو اس خوشحالی میں جو ہماری حکومت گوادر سی پورٹ کے لیے کر رہی ہے، اور جو ہم نے ساؤتھ بلوچستان کا اسپیشل پیکج دیا ہے، وہ تاریخ سنہری حروف میں لکھے گی جو آج کل نہیں ملا. لکھے گی انشاءاللہ، یاد رکھیے گا. اور جناب والا، میں یہ عرض کرتا چلوں، آج جناب والا سینٹرل ایشیا کی بات، میں حیران ہوں. نگورنو کاراباخ کا تو پالیسی ہماری پرانی تھی، شیرین یو نو بیٹر، آپ جانتی ہیں. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ آج جب وہ لڑائی ہوتی ہے آذربائیجان کی اور وہاں کامیابی ہوتی ہے، علاقے لبریٹ ہوتے ہیں، تو جناب والا وہاں ہندوستان کے نہیں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. Why? Because the government of Pakistan took a clear policy on Azerbaijan and Karabakh, and the result was in the streets of Azerbaijan, Pakistani flags were hoisted. That is why mujhe lagta hai. Now, sir, I will move foreign policy. آ رہا ہوں. کم از کم 2 دن دے نا مجھے. ابھی تو شروع ہو رہا ہوں. ابھی تو شروع کیا میں نے. No cross talk, ابھی تو please. شروع No کیا cross talk. بھائی. What's the hurry? ساری رات ہے. No cross talk, please. جناب والا دیکھیں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. آپ نے کہا you want to discuss the foreign policy of Pakistan.
So I am shedding light on every facet of the foreign policy. जनाब वाला, आज जब कोविड-19 आता है, दुनिया में पाकिस्तानी स्टैंडर्ड हो गए। मेरे भाई सुन ले, दुनिया में आपके पाकिस्तानी स्टैंडर्ड हो गए, आपके, और 70 मुल्कों में स्टैंडर्ड थे। इसी फॉरेन ऑफिस ने 4,14,000 स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को 70 मुल्कों से स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए लेकर आए। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लेकर आए, हिंदुस्तान की एम्बेसियों पर हमले हुए, पाकिस्तान की किसी एम्बेसी का शीशा नहीं टूटा। ये फर्क है जनाबे वाला। आज पाकिस्तान के वजीर आजम की फॉरेन पॉलिसी का एक और आईना दिखा दूं। आज वो बात करता है मुल्क पाकिस्तान की नहीं करता, वो बात करता है आप मुसलसल बोलती जा रही है, ये बहुत नामुनासिब बात है। प्लीज मुझे आप ना मजबूर करें। आप प्लीज आप तशरीफ, आपने अगर डिस्टर्ब करना है कोई तरीका नहीं है, प्लीज आप ना करें, प्लीज। सर देखिए ना, फिर ये तरीका नहीं है। देखिए सवाल करते हैं, फिर मैं बोलूंगा तो कहता है बोलता। वैसे ये मैडम एक मिनट, ये कोई तरीका नहीं है। जनाबे वाला जी प्लीज। जनाबे वाला, बात है ग्लोबल इनिशिएटिव। आज डेट रिलीफ का जो ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है, वो किसने लिया है? इमरान खान ने लिया है। और कहा है कि अगर दुनिया वालों, nobody is safe till everybody is safe। और जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मत भूलो कि वी आर ए ग्लोबल विलेज टुडे। और अगर हमारी ग्रोथ नहीं होगी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, तो आपकी मईशतें भी बहाल नहीं हो सकती। और उसका नतीजा ये निकला कि G20 ने आपको डेट रिलीफ दिया है, सस्पेंशन हुई है, और हमने 21 मुआहदे किए हैं, बायलैटरल मुआहदे किए हैं ऑन सस्पेंशन ऑफ पाकिस्तानी डेट। ये ऐसे हो गया, हवा में हो गया, ऐसे नहीं होता। उसके अलावा मैं अर्ज करता चलूं जनाबे वाला, ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। आज बात हो रही है इस्लामोफोबिया। मेरे भाई ने कनाडा की बात की, मेरे एक दोस्त ने कनाडा की बात की। हमें बेपनाह दुख है जो हमारे एक पाकिस्तानी कैनेडियन खानदान के साथ हुआ। लेकिन जनाबे वाला, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के एक मिनट होल्ड करें। जी देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज आप वायलेट ना करें, मेरे मेहरबानी करें। और कोई नहीं, जो बात करना है, एक मिनट, ये आपके डिस्कशन नंबर 1 ये है कि यहाँ पार्लियामेंट में ये फॉरेन मिनिस्ट्री अपना स्टेटमेंट दे रहा है, या आप लोगों ने जो क्वेश्चंस की उसका पूरे जवाब दे रहे हैं। मेहरबानी करें, आप डिस्टर्ब ना करें। Mr. Speaker, we have, yes, no problem. Sir, मैंने तो बजट की तकरीर ही नहीं की, मैंने वो वक्त भी आपको दे दिया था। जनाबे वाला, बात ये है, अर्ज सुन लेना मेरे भाई, अर्ज ये है, गुजारिश ये है, मासूमाना कुछ सवालात है आपसे। अब मैं अर्ज करता चलूं जनाबे वाला, कैनेडियन फैमिली का जिक्र हुआ। कैनेडियन फैमिली आज अगर वो शुक्रिया कर रही है, आपने कहा कि ऑटोप्सी, उन्होंने तो शुक्रिया किया है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का, वजीर आजम का, वजीर खारजा का बाय नेम, उस फैमिली ने शुक्रिया किया। किस दुनिया में रहते हो यार, किस दुनिया में रहते हो? लगता है ये दिन को भी नहीं, शाम को तो हो सकता है, दिन को भी बेखबर रहते हैं। जनाबे वाला, आज इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। अगर इस्लामोफोबिया का झंडा, अगर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज दुनिया में बुलंद की है किसी ने, तो एक बंदा है, उसका नाम इमरान खान है, उसने कहा है। और मुझे ये बताते हुए ये मुसर्रत महसूस हो रही है कि 57 मुल्कों ने, जब मैं करारदाद लेकर गया 57 मुल्कों ने मुत्तफिका तौर पर मेरी करारदाद पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। क्या बात कर रहे हैं जनाबे वाला? आज बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स की। आज तीसरी दुनिया में कोई मुल्क है जिसने क्लाइमेट के साथ मुकाबला करने का वो अज़्म कर रखा हो, तो पाकिस्तान ने कर रखा है।
اور وہ کہہ رہا ہو وہ انٹرنیشنل ڈسکورس آن کلائمیٹ چینج پر وہ پورا اپنا رول پلے کر رہا ہو. جناب والا مجھے لگتا ہے حوصلے پست ہو رہے ہیں. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کاؤنسلر سروسز کو امپروو کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک سٹیزن پورٹل قائم کیا تاکہ لوگوں کے اوورسیز پاکستانیز کے گریونسز کو ہم ریزالو کر سکیں. اینڈ آئی ہیو لانچڈ یسٹرڈے اے فارن منسٹرز پورٹل. Any overseas Pakistanis can contact my office directly with their grievances and their complaints. And they will be resolved. And they will be addressed to, inshallah, to their satisfaction. میں فیٹف کی بات کی. میں حیران ہوں. آپ نے ذکر کیا میں آپ نہ کہتے میں کچھ نہ کہتا. چلیں اچھا کہتے آپ کو عادت ہے سر ان کو عادت ہے مک مکا کرنے کی. چلے مک مکا کر لیتے ہیں. یہ ہے مک مکا کر لیتے ہیں. آپ اگلے جو کٹ موشنز ہیں وہ ڈرا کر لو. میں بات ختم کر دیتا ہوں. مک مکا نہیں تو دیکھیں سر ہائے یہ دوبارہ نا کہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہاتھ جوڑ لیے دوبارہ نا. جناب والا فیٹف کی بات کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ سر میں ختم کر رہا ہوں. سر مجھے پتا ہے مغرب قریب ہے. عصر کا وقت ہے. روزہ افطار کرنا ہے. مجھے معلوم ہے سیاسی روزہ ہے. افطار کرنا ہے. میں جانتا ہوں. مجھے کوئی بالکل احساس ہے. مجھے پتا ہے کھجور تیار ہے. آئیے 2 نقطوں میں کھجور مل جائے گی. 2 نقطوں میں فیٹف کی بات کی جناب والا. فیٹف کا ذکر کیا. اب فیٹف کا میں آج کر دوں. فیٹف کا ذکر کر رہے کون تھے؟ جو گرے لسٹ میں لے جانے والے, جو فیٹف کا راستہ دکھانے والے. میں دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں مجھے کرسی خالی دکھائی دے رہی ہے. مجھے وہ کرسی خالی دکھائی رہی ہے. مجھے فیٹف کا راستہ دکھانے والے مجھے بتا رہے ہیں, مجھے گرے لسٹ میں ڈالنے والے بتا رہے ہیں کہ فیٹف, ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ نون لیگ کے زمانے میں you are only compliant on 10 recommendations. میرا پینورامک ویو ہے. میں کیا کروں؟ پینورامک ویو ہے جی پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک. 10 ریکمنڈیشن کے کمپلائنٹ سے وہ تو کہتے ہیں کہ فیٹف میں پاکستان گرے لسٹ سے باہر کیوں نہیں آیا, اور تم نے گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا کیوں؟ میں آج کہہ رہا ہوں اور میں ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں. جناب والا 27 ایکشن آئٹمز تھے, 27, اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے فلی کمپلائنٹ ہے آن 26. کل آبزرویشن آپ نے سنی. ایک وہ بھی ہم آگے بڑھ چکے. لیکن میں آج کہہ رہا ہوں سر, اور یہ بات قابل غور ہے, اور یہ سنجیدہ بات ہے, اور یہ ملک کی بات ہے, یہ کسی حکومت کی بات نہیں ہے. جناب والا, let the world decide. Let the members of the FATF decide. Is it a technical forum or is it a political forum? If it is a technical forum, then Pakistan should not have been in the grey list for what we have done. And if it is a political forum, and if countries like India are allowed to politicize this forum, then Pakistan will go and fight its case, because what we are doing in the interest of Pakistan. Because Imran Khan has this belief, he is struggling against money laundering, and FATF is saying anti-money laundering. تو عمران خان کا تو رونا ہی یہی ہے کہ منی لانڈرنگ کر کر کے کنگال کر دیا اس ملک کو. اس کا تو رونا ہی یہ ہے, منی لانڈرنگ کر کر کے کنگال کر دیا. اور کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. جس ملک نے 70,000 جانوں کی قربانی دی ہو, جس ملک نے 150 ارب ڈالر کی اکنامک ہٹ کھائی ہو, وہ ٹیرر فائنینسنگ کے بارے میں آنکھ بند کر لے گا؟ نہیں کرے گا. FATF or no FATF, we are doing it in the interest of Pakistan, and we will continue to do so. جناب والا, let me conclude by saying this thing. جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں, میں ان کو کہہ دوں. اب میرے پاس
اور میرے پاس ناموس رسالت کے تو کوئی کمپرومائز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. یہ تو ہماری اس سے کمٹمنٹ ہے. اب میرے پاس اب جناب صرف 10 اصلاحات ہیں, اگر کہیں تو میں ان کو چھوڑ دوں. چھوڑ دیں. جو میں نے 10 ریفارمز کیے ہیں 2 سالوں میں فورن آفس میں, آئی کین, ہاں تو پھر کم از کم اگر 10 ریفارم پہ میں 3 منٹ بھی لگاؤں تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو اور لگ جائے گا. Anyways, I will not go into details. I will not go into details. All I'll just read the headlines. Here, to get a fresh input, I set up an advisory council of the foreign minister. I have set up a 24/7 crisis management unit in the foreign office to address issues. I have revamped the Foreign Service Academy and given them a new syllabus. I'm in the process of overhauling. First I took over and then I'm overhauling the Institute of Regional Studies, which was in the information previously. Today, the legal division of the Foreign Office has been revamped, and today I have set up 2 new divisions called the Economic Diplomacy Division and the Strategic Communication Division. Why? Because there's a raison d'etre behind that. Today, sir, I have also set up I have redone the website of the Foreign Office, and I have set up a new app called FM Direct. Every officer of the Foreign Service, whether he is in Argentina or in Muscat or wherever, through that app, any junior officer se leke, assistant director se leke foreign secretary, he can connect with me directly on that app and give me a suggestion. کبھی ایکسس نہیں ہوتی تھی. مجھے پتا ہے کہ فورن منسٹر کو کتنے لوگ مل سکتے ہیں, نہیں مل سکتے, ٹائم نہیں ہوتا, جنرل آفیسر ضرورت نہیں کرتے, but I've given them, اور ان کی ڈسکلوز کیے بغیر they can give their ideas. And جناب والا, then there's another concept I've introduced called FM Connect, so that different stakeholders are invited to the Foreign Office for a diverse view. اب میں یہ کہتا ہوں, پاکستان کے دفتر خارجہ پر تنقید کرنے والوں, کم از کم یہ ذہن میں رکھ لینا, یہ ضرور ذہن میں رکھ لینا کہ ہمارا آپ موازنہ کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, ہاں جی, کہ ہندوستان یہ کر گیا, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹ موشن پہ ہمارے پیسے کاٹنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں, اگر آپ کو کشمیر سے درد ہوتا, اگر آپ کو فلسطین کی فکر ہوتی, اگر آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے امور پر فکر اور سوچ ہوتی, تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مقابلہ ہندوستان کے ساتھ ہے. ہندوستان کے پاس آج 978 فورن آفیسرز ہیں, پاکستان کے پاس 491 ہیں, ڈبل. ہندوستان کا جو فورن آفس کا بجٹ ہے وہ 2.48 ارب ڈالر ہے, اور پاکستان کا جو بجٹ آپ دینا چاہ رہے ہو وہ 142 ملین ڈالر ہے, اور بات کرتے ہو مقابلہ کرو. اس قصبہ پرسی میں بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں. میں آج آن دا فلور آف دا ہاؤس ہر فورن آفس کے اس نوجوان بچے کو, بچی کو, جو آج مختصر وسائل کے اندر جو پاکستان کے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کے لیے وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں عمران خان کی طرف سے اور میں تحریک انصاف کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور کہہ رہا ہوں فکر مت کرو, جب اللہ چاہتا ہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو شکست دے دیتا ہے.